चैप्टर नंबर 1 विविध प्रश्नावली पार्ट 2 वीडियो का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन एफ ऑफ आर टेंस टू आर एकैक है, अर्थात एकैकी है। तो एकैकी हमें सिद्ध करना है कि मैपिंग है एफ ऑफ आर टेंस टू आर और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो नोट किया गया कि एफ ऑफ आर टेंस टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और हम सब जानते हैं कि एकैकी के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे एकैकी के लिए, एकैकी के लिए। अब इसमें देखते हैं कि एकैकी के लिए कितना आता है। एकैकी के लिए फार्मूला होता है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू और इम्प्लाइज दैट आना चाहिए एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो हम कहते हैं फलन क्या है, एकैकी है। सबसे पहले इसे हम जान लेते हैं कि जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैपिंग है आर टेंस टू आर। अगर इसका हम डोमेन के आधार पर प्रतिबिंब बनाएं तो यहाँ x होता है, x टेंस टू y, तो x के स्थान पर है r और यहाँ पर y के स्थान पर भी है r। तो इसमें हमें क्या रखना है कि रियल नंबर रखने हैं। तो रियल नंबर यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 4 समझने के लिए ले लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर देखें तो x इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 का हो जाएगा क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है 1। अगर x इज इक्वल टू 2 रखें तो 2 का हो जाएगा क्यूब और 2 का क्यूब होता है 8। अगर 3 रखेंगे 3 का क्यूब कहीं ना कहीं मिलेगा, 4 रखेंगे 4 का क्यूब मिलेगा। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर x के सभी अवयव के प्रतिबिंब यदि y में प्राप्त होते हैं तो वो फलन एकैकी कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 रखें तो 1 का क्यूब मिलेगा, 2 रखें तो 2 का क्यूब मिलेगा, 3 रखें तो 3 का क्यूब मिलेगा, कहीं ना कहीं 4 रखें तो 4 का क्यूब मिलेगा, क्योंकि रियल नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें भी रियल नंबर बढ़ाते जाएं। तो हमने ये देखा कि 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 जो भी रखेंगे उसका क्यूब करेंगे तो कहीं ना कहीं रियल नंबर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एकैकी है। अब लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे एकैकी के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब x के स्थान पर रख देंगे x1, तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब। तो f(x1) का वैल्यू हो गया x1 का क्यूब इज इक्वल टू f(x2), तो x के स्थान पर x2 कर देते तो f(x2) बन जाएगा। f(x2) इज इक्वल टू हो जाएगा x2 क्यूब। इम्प्लाइज दैट अगर घात की तुलना करी जाए तो यहाँ पर आएगा x1 इज इक्वल टू x2। और हमने कहा कि जब x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो हम कहते हैं फलन एकैकी है। फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू x1 और x2 बिलोंग करेंगे, रियल नंबर लिए गए हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं r। तो लिख देंगे अतः फलन या f एकैकी या एकैक है। क्वेश्चन नंबर 6, दो फलनों f ऑफ n टेंस टू z तथा g ऑफ z टेंस टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार से हों कि जी कंपोजिशन f एकैक है परंतु g एकैक नहीं है। संकेत भी दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स पर विचार कीजिए। तो हम पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी संबंध और फलन में होता है कि मैपिंग किस प्रकार से दी गई है। एक f प्रतिचित्रण यानी फलन बनाया गया है n टेंस टू z के आधार पर, यानी कि नेचुरल नंबर और पूर्णांक के आधार पर, यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक के आधार पर एक मैपिंग जी एफ का बनाया गया और जी का बनाया गया है पूर्णांक से पूर्णांक में, जेड टेंस टू जेड के लिए मैपिंग बनानी है। तो इसमें कहा गया कि इसके उदाहरण दीजिए जो जी कंपोजिशन एफ एकैक हो परंतु जी एकैक नहीं है। तो पहले हम जी को एकैक नहीं है ये दिखा देते हैं, उसके बाद कंपोजिशन एकैक नहीं, यानी दिखाना दोनों है। पहले ये थोड़ा छोटा पड़ेगा तो पहले जी एकैक नहीं है दिखा देते हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एस इज इक्वल टू मॉड एक्स लेते हैं। तो हमने पहले नोट किया क्वेश्चन नंबर 6 में कि एफ ऑफ एन टेंस टू जेड एक मैपिंग है एफ की और दूसरी मैपिंग है जेड ऑफ जी ऑफ जेड टेंस टू जेड। और हमें बताना है कि जी कंपोजिशन एफ एकैक है परंतु जी एकैक नहीं है। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स पर विचार करें तो सबसे पहले हम यही प्रूव करते हैं कि जी एकैक नहीं है। किस प्रकार से प्रूव करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि एकैकी के लिए होता क्या है। हम जानते हैं कि एकैकी के लिए सबसे पहले फार्मूला होता है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू रखा जाए
और इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 आए। तो यही करते हैं हम। तो एकाकी के लिए अब देखिए हमें g के लिए बताना है, तो हम जहाँ f है वहीं क्या कर देंगे, जी x1 इज इक्वल टू जी x2। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी x1 इज इक्वल टू जी x2। अब इस पर हमें विचार करना है। सबसे पहले हम g को देखते हैं। g जो फलन बनाया गया है वो z टेंस टू क्या है, z है। यानी जो मैपिंग बनानी है, जो प्रतिचित्रण बनाना है वो z टेंस टू z का रहेगा। अब z टेंस टू z पर विचार करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर z पूर्णांक होता है 0, -1, -2, 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्या ली जाएगी, और यहाँ पर भी 0, -1, -2, डॉट डॉट 1, 2, 3 इस प्रकार से संख्या ली जाएगी। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखें, इसको थोड़ी देर के लिए अभी काट देते हैं और समझते हैं अंक के माध्यम से। अगर x इज इक्वल टू 1 रखें तो ये हो जाएगा g1 इज इक्वल टू mod 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 रखने पर mod 1 का मान कितना आएगा, 1। तो 1 रखने पर यहाँ पर 1 ही आता है। ये लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 1 रखे तो 1 रखने पर प्रतिबिंब जो बना है वो 1 ही बना है। तो यहाँ से हमने इसका प्रतिचित्रण बना दिया है कि जी फलन जो बन रहा है 1 रखने पर 1 आया। अब अगर हम x इज इक्वल टू रख दें -1 तो देखते हैं क्या आता है। अगर x इज इक्वल टू -1 रखें तो g और ये -1 इज इक्वल टू mod x के स्थान पर -1 और mod से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि mod से बाहर जो मापांक निकाला जाता है वो धनात्मक होता है। तो हमने x बराबर रखा -1 रखने पर आया कितना, 1। तो अगर -1 रखने पर 1 आया तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो हमने देखा कि यह एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि x के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब y में प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, तो हम कहते हैं कि यह एकाकी है। लेकिन हमने देखा कि इसका और इसका दोनों का एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। यह क्या है, बहुएक है। इसे बहुएक द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हमने देखा कि g1 का वैल्यू 1 है और g-1 का वैल्यू भी 1 है। तो g1 का वैल्यू g-1 के बराबर है। तो हमने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है तो बचता है x1 इज इक्वल टू x2। अगर ध्यान दें तो f से f यहाँ पर तुलना करा जाए, f से f कैंसिल आउट कर दिया जाए तो बचता है x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर g से g कैंसिल आउट करें तो इम्प्लाइज दैट यह हमें बताएगा कि यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू -1। और अपने आप से विचार करें कि 1 -1 के इक्वल होता है तो कहेंगे इक्वल नहीं होता है। तो दोनों पक्ष अगर बराबर होते हैं तो क्या बताते हैं कि एकाकी हैं, बराबर नहीं हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः g एकाकी नहीं है। अब हम बताते हैं कि g कंपोजिशन f एकैक है। जैसे हम जानते हैं कि एकैक के लिए परिभाषा होती है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज दैट आना चाहिए x1 इज इक्वल टू x2। ये होता है एकैक की परिभाषा। अब हमें बताना है कि जी कंपोजिशन f जो है वो एकैकी है। तो f के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं जी कंपोजिशन f एकैक के लिए। जैसे f है तो उसके स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जी कंपोजिशन f। तो यहाँ पर लिखेंगे f के स्थान पर जी कंपोजिशन f और यहीं पर लिखेंगे x1 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन f और x2। अब इसी का हम वैल्यू निकालेंगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा तो हम कहेंगे जी कंपोजिशन f भी एकैक है। तो जी कंपोजिशन fx1 है तो जी कंपोजिशन हटाओ ब्रैकेट लगाओ तो ये बन जाएगा fx1 इज इक्वल टू जी कंपोजिशन हटाओ ब्रैकेट लगाओ ये बन जाएगा fx2। तो जी fx1 का मान कितना है, हम जानते हैं कि fx इज इक्वल टू लिया गया है x और gx इज इक्वल टू लिया गया है mod x। तो इसी आधार पर लगाना है। fx1
x के स्थान पर x1 कर दें तो fx1 का वैल्यू हो जाएगा x1 इज इक्वल टू जी, और यहाँ पर fx2 अगर x के स्थान पर x2 कर दें तो ये हो जाएगा fx2 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ पर लिख देंगे x2। अब ये बन गया gx1, तो gx है, x के स्थान पर x1 कर दें तो gx1 इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड x1। gx2 अब यहाँ पर x के स्थान पर x2 कर दें तो ये हो जाएगा मॉड x2। अब धनात्मक के लिए यहाँ पर, क्योंकि मॉड के अंदर दो मान होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक के लिए, यानी दोनों को हम क्या लेते हैं धनात्मक। तो इम्प्लाइज दैट मापांक से बाहर आएगा, मॉड से बाहर आएगा तो x1, क्योंकि हमने कहा है कि यह इसमें से कौन सा लिया जाएगा धनात्मक, x1 ले लिए, और इज इक्वल टू यहाँ से भी हो जाएगा x2। तो हमने कहा कि x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो यह एक होता है। तो एक किसको बनाना था, जी कंपोजिशन f को, तो यहाँ लिख लेते हैं अतः जी कंपोजिशन f एक है, परंतु जी एक नहीं है, और हमने यह सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, दो फलनों f ऑफ n टेंस टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, जो भी डोमेन बनाया जाएगा वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में बनाया जाएगा, तथा g ऑफ n टेंस टू n के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हों कि g कंपोजिशन f आच्छादक है किंतु f आच्छादन नहीं है। तो सबसे पहले हम आच्छादन ही दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर f है छोटा रहेगा, तो किंतु f आच्छादन नहीं। संकेत भी दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू s+1 लीजिए, g(x) इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x-1 कब लेना है, जब x इज ग्रेट 1 हो, और 1 लेना है जब x इज इक्वल टू 1 हो। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पर f ऑफ n टेंस टू n तथा g ऑफ n टेंस टू n, जी कंपोजिशन f आच्छादक है बताना है किंतु f आच्छादन नहीं है, और ये दोनों संकेत दिए गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आच्छादक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। आच्छादक वो होता है यदि y के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब x में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो वह कहलाता है आच्छादक। जैसे कि यहाँ पर एक डोमेन होता है x का और दूसरा डोमेन यहाँ पर होता है y का, तो यहाँ पर जितने भी अवयव लिखे जाएं उनके कुछ न कुछ प्रतिबिंब, उनके सभी प्रतिबिंब y के सभी अवयव के प्रतिबिंब x में प्राप्त हों। x में भले से पूरे का प्रतिबिंब न बने, लेकिन y में जितने भी अंक लिखे जाएं उनके प्रतिबिंब के अवयव यहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यह आच्छादक है। जैसे यहाँ पर लिखा है f ऑफ n टेंस टू n, और हमें सबसे पहले दिखाना है f आच्छादन नहीं है, तो हम f से यहाँ पर पहले बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है f(x) इज इक्वल टू x+1, तो पहले यहाँ पर देखिए x के स्थान पर है n, n का मतलब नेचुरल नंबर, फिर y के स्थान पर है n, n का मतलब नेचुरल नंबर, यहाँ पर सभी x के अवयव, यहाँ पर y के अवयव, n का मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पर भी n का मतलब 1 2 3 4 और डॉट डॉट। अब x इज इक्वल टू अगर 1 रखा जाए, x इज इक्वल टू 1, तो ये होगा f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमने देखा कि x बराबर 1 रखने पर कितना आया 2, तो 1 का प्रतिबिंब बन गया 2, तो ये बन गया, यहाँ से जो प्रतिबिंब बना वो किसके लिए बना है, f के लिए बना है। अब इसके बाद अगर x इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 पर ये बनेगा f2, और इज इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। तो जब हमने 2 रखा, x इज इक्वल टू 2 रखा तो आया 3, यानी 2 का प्रतिबिंब बनेगा 3। इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 रखेंगे 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने कहा कि आच्छादन क्या होता है, आच्छादन y के सभी अवयव के प्रतिबिंब x में प्राप्त हों। हमने देखा कि 1 का प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है, तो यह इसीलिए आच्छादन नहीं है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सहप्रांत, इसे कहते हैं प्रांत, और ये होता है सहप्रांत। सहप्रांत और किसमें, n में, कौन सा अवयव, एक अवयव एक के लिए जो अवयव का प्रतिबिंब नहीं बना है, अवयव एक के लिए प्रांत, यानी इसमें प्रांत n में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त 1 का कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, कोई अस्तित्व नहीं है, अतः f आच्छादन या आच्छादक
नहीं है। अब हम इसके आगे लगाते हैं कि F आच्छादन या आच्छादक नहीं है। अब बचा हुआ है जी कंपोजिशन F आच्छादक है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे जी कंपोजिशन F आच्छादक है, ये हमें बताना है। शुरू करते हैं, जी कंपोजिशन F आच्छादक है। जी कंपोजिशन F लिया गया है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो F ऑफ n टेंस टू n और G ऑफ n टेंस टू n। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी कंपोजिशन F और यहाँ पर ऑफ n टेंस टू n, यानी G और F जो भी है वो प्राकृतिक संख्या के लिए लिया गया है, दोनों में, F में भी और G में भी, n टेंस टू n के लिए। अब यहाँ पर जी कंपोजिशन F नोट करते हैं और F के बाद होता है X। जी कंपोजिशन Fx इज इक्वल टू क्या होगा? तो हम देखें, कंपोजिशन हटाएंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, कंपोजिशन हट गया, ब्रैकेट लग गया, ये हो जाएगा Fx इज इक्वल टू जी और यहाँ पर रखेंगे Fx का मान और Fx इज इक्वल टू है x प्लस 1। अब हम यहाँ पर g के बाद होता है, ये देखिए g के बाद x है और x के यहाँ पर दो वैल्यू हैं। एक तो है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये कब कंडीशन लगाया जाएगा? जब x इज ग्रेट 1 हो। और gx इज इक्वल टू 1 ये कब लगाया जाएगा? जब x इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा। तो हम यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू लेते हैं x माइनस 1, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर जी एक्स प्लस 1 है, तो इसको पूरे को क्या मानना पड़ेगा? हमें x मानना पड़ेगा, यानी x के स्थान पर हम रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे x प्लस 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ले रहे हैं, इस x के स्थान पर हमको रखना पड़ेगा ये पूरा x, क्योंकि इसे क्या माना गया है? x। तो x प्लस 1, x के स्थान पर हो गया x प्लस 1, x प्लस 1 और लास्ट में इसके क्या है? माइनस 1 और कंडीशन इसकी है x इज ग्रेट 1। तो यहीं पर लिख देते हैं, चूँकि x इज ग्रेट क्या है? 1, ये कंडीशन से हमने जी एक्स प्लस 1 का ये पूरा x माना जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है? x प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x। और हमने देखा कि जी कंपोजिशन Fx इज इक्वल टू आ गया x। अब अगर हम मान लें कि x इज इक्वल टू वाई और जितने y हैं वो बिलोंग्स टू कहाँ पर हैं? n के हैं। हमने इसको इसलिए इस प्रकार से माना है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि दो डोमेन इस तरीके से बनाए जाएं x और y के सभी अवयव के प्रतिबिंब अगर x में प्राप्त होते हैं तो हम कहते हैं कि यह आच्छादक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जी कंपोजिशन Fx इज इक्वल टू एक्स है। अगर x इज इक्वल टू वाई रख दें तो जी कंपोजिशन F और x के स्थान पर हम y रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जी कंपोजिशन Fx ही बराबर है x के और जी कंपोजिशन Fy बराबर है y के, यानी x और y आपस में दोनों क्या हैं? बराबर हैं। बराबर होने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ का प्रतिबिंब x के सभी अवयव के प्रतिबिंब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी जितने x में हैं उतने y में हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है। तो जितना जी कंपोजिशन Fx का है उतना ही जी कंपोजिशन Fy का है, यानी y के सभी अवयव के प्रतिबिंब अगर x इज इक्वल टू वाई मान लिया जाए तो y के सभी अवयव के प्रतिबिंब हमको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। और जब y के सभी अवयव के प्रतिबिंब हमको x में प्राप्त हो जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः जी कंपोजिशन F आच्छादक है, किंतु F आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। अरिक्त का मतलब, रिक्त मतलब खाली स्थान, अरिक्त मतलब कोई ना कोई अवयव जरूर है x में। P ऑफ x जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है पर विचार कीजिए, यानी इस पर विचार करना है कि Px जो है एक x के समस्त उप समुच्चय को उपसमुच्चय, इस पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से Px में एक संबंध R परिभाषित है। R संबंध परिभाषित होने का मतलब है कि हम
एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आ गए, जिसमें हमने पढ़ा था तुल्यता संबंध, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक। तो स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं जानते हैं तो वीडियो नंबर फर्स्ट स्वतुल्य सम्मित संक्रामक एक्सरसाइज नंबर 1.1 जरूर देखिए। यहाँ पर है पी एक्स में उप समुच्चयों ए कामा बी के लिए ए आर बी। आर का मतलब है रिलेशन, ए का संबंध बी से है और किस प्रकार से है उसके आगे लिखा गया है। यदि और केवल यदि ए प्रॉपर सबसेट बी, ये होता है प्रॉपर सबसेट यानी उचित उप समुच्चय। ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सभी अवयव के प्रति ए के सभी अवयव बी में प्राप्त हों। अभी इसका मतलब समझाएंगे। क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है? हमें बताना है तुल्यता संबंध, अर्थात आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है कि नहीं है। अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। सबसे ज़रूरी बात जहाँ से हमें इसको लिखना है वह यह है कि पी एक्स में एक संबंध आर परिभाषित है इस प्रकार से कि पी एक्स में उप समुच्चय जो दिया गया है वो ए बी के लिए ए आर बी है और ए आर बी जो है वो ए सबसेट प्रॉपर सबसेट बी है। तो हमने लिखा, इसमें दिया है x एक अरिक्त समुच्चय है। पी एक्स में एक संबंध परिभाषित है, पी एक्स में उप समुच्चय ए बी के लिए ए आर बी यदि और यदि केवल यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। पी एक्स में जो उप समुच्चयों ए बी के लिए है वो ए से संबंध रखता है बी। ए से बी संबंध किस प्रकार का है कि ए सबसेट बी है। तो ए सबसेट बी का मतलब पहले समझिए। जैसे ए सबसेट बी का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर मान लें कोई औचित्य भी देना है तो यहाँ पर लिखेंगे माना ए इज इक्वल टू 1, 2 और बी इज इक्वल टू यहाँ पर लिखें 1, 2, 3। तो ये कहलाएगा कि ए सबसेट बी है। क्यों ए सबसेट बी है? क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सभी अवयव बी में प्राप्त हों। तो ए में देखिए 1, 2 है, बी में 1, 2 है, हाँ है, और ज़्यादा हो उससे मतलब हमको नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए के जितने भी अवयव हों वो बी में प्राप्त हों तो वो कहलाता है ए प्रॉपर सबसेट बी, उचित उप समुच्चय बी का है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है पी एक्स में उप समुच्चय ए बी के लिए ए आर बी है और हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध बताने के लिए हमें तुल्यता संबंध किस प्रकार से बताना पड़ता है कि आर स्वतुल्य है, आर सममित है और आर संक्रामक है। अगर आर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होता है तब हम कहते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए विविध प्रश्नावली पढ़ने के लिए कि स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक क्या होता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं पता है तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 1 देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक क्या होता है। यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले एक जानकारी होगी कि स्वतुल्य किस प्रकार से लगाना है। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है। सबसे पहले आप इसे समझिए कि क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि a इज इक्वल टू 1, 2 लिया जाए, b इज इक्वल टू 1, 2, 3 लिया जाए। तो इसमें देखिए 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है। अगर हम कहें कि a 1, 2 है और b को भी 1, 2 कर दिया जाए तो दोनों के अवयव बराबर हो जाएंगे, यानी a के सभी अवयव b में मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि a बराबर 1, 2 है, b बराबर 1, 2 है, तो हम इसको भी a के बराबर कर देंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ए आर बी है स्वतुल्य के लिए होना चाहिए ए आर ए। तो ए आर ए का संबंध बी से किस प्रकार है?
ए का संबंध बी से है कि ए प्रॉपर सबसेट बी, यानी ए के सभी अवयव बी में मिलें। तो यहाँ पर हम अगर ए सबसेट ए स्वतुल्य के लिए होता है तो ए सबसेट अगर ए लिखें तो क्या यह ए सबसेट ए को संतुष्ट करेगा कि यहाँ पर ए के सभी अवयव ए में मिलेंगे? तो हम देख रहे हैं कि अगर ए यहाँ पर लिखें, जैसे लिखें ए का मतलब 1, 2 और यहाँ पर प्रॉपर सबसेट लगाएं और फिर ए का मतलब 1, 2 लिखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1, 2 सबसेट है 1, 2 का, तो कह रहे हैं कि हाँ, और ये दोनों सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट बना रहे हैं, यही इसका औचित्य है। तो हम पहले से ही लिखे हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य है। अब दूसरी कंडीशन हमें दिखानी पड़ती है सममित की, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ पर हमने स्वतुल्य दिखा दिया, अब दिखाएंगे सममित के लिए, क्योंकि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाएंगे तभी कंडीशन हमारी आ पाएगी। सममित के लिए हमारे पास है ए आर बी। ए आर बी से मतलब है कि ए आर बी का मतलब है कि ए सबसेट बी। तो इम्प्लाइज दैट यह क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। जैसा कि हम सममित में जानते हैं कि लिखना पड़ता है x, y बिलोंग्स टू r और y, इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r अगर आता है तो हम कहते हैं कि यह सममित है। अगर हम इसके क्रम में देखें तो लिखना पड़ेगा, इसको हटाते हैं, x r y और इम्प्लाइज दैट y r अगर x आ जाता है तो यह सममित है। तो ए आर बी इम्प्लाइज दैट ए सबसेट बी, तो हम कहेंगे ए क्या है? उचित उपसमुच्चय है बी का, जो कि यहाँ पर हमने बता दिया कि ए के सभी अवयव बी में प्राप्त हो रहे हैं। इम्प्लाइज दैट अब क्रम बदल कर आना चाहिए, एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स, अर्थात ए आर बी है तो यहाँ पर आएगा बी आर ए। इम्प्लाइज दैट इसका मतलब है कि बी प्रॉपर सबसेट है ए का। जब ए आर बी का मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी है तो बी आर ए का मतलब बी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए का, किंतु यह संभव नहीं है क्योंकि बी का मतलब है 1, 2, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर सबसेट, और ए का मतलब है 1, 2। तो क्या इसके सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं? 1, 2 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर बी आर ए को लिखेंगे इज नॉट प्रॉपर सबसेट ए। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर सममित नहीं है। अब दिखाएंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि संक्रामक पहले समझिए किस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। संक्रामक के लिए लेना पड़ेगा एक्स आर वाई और तथा वाई आर जेड। इम्प्लाइज दैट एक्स आर जेड की अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यह संक्रामक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए आर बी से, और ए आर बी का मतलब है ए प्रॉपर सबसेट बी। तो हम ए यानी कि यहाँ लिखें ए आर बी इम्प्लाइज दैट ए आर बी का मतलब है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तथा वाई आर जेड तो यहाँ पर बी आर सी, और इम्प्लाइज दैट इसका मतलब होगा कि बी प्रॉपर सबसेट है सी का। अब इसके बाद तथा के बाद लगाते हैं इम्प्लाइज दैट, और यहाँ पर एक्स आर जेड का मतलब होगा ए आर सी। इम्प्लाइज दैट इसका मतलब है कि ए प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपर सबसेट है किसका? सी का। अगर ये कंडीशन सभी आ जाती है तो यह संक्रामक है। चलिए ए आर बी को हमने यहाँ पर परिभाषित ही कर दिया कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए और बी का मतलब है कि ए के सभी अवयव, यहाँ पर देखेंगे ए के सभी अवयव बी में प्राप्त हो रहे हैं। अब हमारे पास है बी आर सी जो कि बी प्रॉपर सबसेट है सी का। तो अगर हम देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू करली ब्रेकेट 1, 2 है और बी इज इक्वल टू माने हैं 1, 2, 3, और इसी प्रकार से सी इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, 2, 3,
4। तो अब देखते हैं क्या है। बी सबसेट सी का मतलब बी के सभी अवयव सी में मिले, तो बी में है 1 2 3, सी में है 1 2 3 4, तो हम कहेंगे बी सबसेट सी है। इसके बाद ए आर सी का मतलब है ए प्रॉपर सबसेट बी, ए के सभी अवयव सी में मिले, तो ए में है 1 2, सी में है 1 2 3 4, ए के सभी अवयव सी में मिल रहे हैं, इसलिए यह कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर संक्रामक है। और हमें बताना था कि आर एक संबंध परिभाषित कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो तुल्यता संबंध कब होता है? जब आर स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु सम्मित नहीं हुआ, और संक्रामक हो, तो यह तुल्यता संबंध रखता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सम्मित नहीं है। अगर सम्मित होता तो हम कहते अतः आर एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन।